Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और नेपाल रिलेशन के ऊपर. ओके, बिकॉज पीएम ऑफ नेपाल हैज़ विजिटेड अवर कंट्री. ओके, इंडिया को विजिट करने आए हैं. नेपाल प्राइम मिनिस्टर, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते. सो प्राइम मिनिस्टर आए हैं और ये बहुत ये जो मीटिंग है, ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट कहलाई जाती है. बिकॉज अगर पिछले साल अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस अगर हम देखते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं, तो उतने खास नहीं है, उतने फ्रेंडली नहीं है. ओके, थोड़ा बहुत दोनों के बीच में रिफ्ट चल रहा है. बेसिकली इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो हमारा वो छोटी कंट्री से क्या ही रहेगा, खफा क्या ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, राइट. ओके, सो नेपाल का कुछ ना कुछ इंडिया से प्रॉब्लम चल रहा है. ओके, वो लोग ऐसे कुछ चीज़ें समझ रहे हैं जो जो वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ इट. ओके, जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ा बहुत रिमूव करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे होने के लिए. वही बिकॉज चाइना भी अपने साथ उसके ऊपर ही है. सो इट शेयर्स बाउंड्री विथ चाइना ऑल्सो. और नेपाल अगर हमारे साथ होगा तो बेसिकली चाइना का थोड़ा बहुत जो भी एग्रेशन होगा नेपाल के बॉर्डर्स के थ्रू, वो थोड़ा कम भी दिखाई देगा, राइट. दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. और नेपाल को अलॉन्ग विथ ब्रिटिश वाले जब थे यहाँ पे, अलॉन्ग विथ इंडिया गवर्न कर रहे थे, तो इसलिए नेपाल के लोगों को भी हम अपने लोग मानते हैं. ओके, और उनको इंडियन सिटीजनशिप भी देते हैं और उनको इंडियन सिविल सर्विसेज में भी वो एग्ज़ाम लिख सकते हैं. तो एज बिकॉज हमारे से अपना कल्चर, हमारी लैंग्वेज वो शेयर करते हैं. अगर उनके प्राइम मिनिस्टर के भी आप नाम देखें तो वो शर्मा इस तरह का होता है. ओके, सो बेसिकली अपने ही ज़्यादातर नाम्स होते हैं उनके भी. तो कल्चरली, लैंग्वेज और हिस्टोरिकली भी हम बहुत सिमिलर हैं. इसलिए हम नेपाल को बहुत एक एज ए छोटे भाई के तरह टेक केयर भी करते हैं. ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ था कि इंडिया इज़ प्लेइंग ए बिग ब्रदर रोल. ओके, जब नेपाल में फ्लड्स आए थे तो इंडिया ने बहुत असिस्टेंस दिया था. वो उनको हज़म नहीं हुआ, वहाँ के पार्टीज़ को हज़म नहीं हुआ जो भी इंडिया से उतनी सहमति नहीं रखते हैं. उनके वो पार्टी के ग्रुप्स ये कहते हैं कि इंडिया हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के काम कर रहा है, उसके प्लेन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है. क्या इतने डिपेंडेंट है क्या इंडिया के ऊपर, लाइक दैट. थोड़े बहुत वॉइसेस ऐसे भी आए थे कि इंडिया एज ए बिग ब्रदर हमारे ऊपर प्ले नहीं करे काम. ओके, राइट. सो अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है अपना, इंडिया और नेपाल के रिलेटेड है. ये जो विजिट हुई है नेपाल प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड इश्यूज है और बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है और चाइना का ग्रोइंग रोल क्या है इंडिया के लाइक नेपाल में. सो ये तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल में. इससे आपको प्रॉपर इंसाइट मिलेगी कि इंडिया और नेपाल के रिलेटेड क्या क्या ट्रीटीज़ हमारे बीच में है और कहाँ पे इंडिया और नेपाल खफा हुए थे, कहाँ पे स्मूथ था रिलेशन, वो भी हम देखेंगे. और चाइना का क्या है नेपाल में, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका सिक्योरिटी, उनके एग्रीमेंट्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना को भी नेपाल चाहिए और अपने को भी नेपाल चाहिए. वे बीच में है, सैंडविच के जैसा है नेपाल. वो भी चाह रहे हैं कि नेपाल उनके तरफ रहना और हम भी चाह रहे हैं नेपाल हमारे तरफ रहना. सो कौन जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाता है. एक बहुत बड़ा सा प्रॉप भी था, वो एक पुराने ज़माने में चलता था. आई नो यू, आपको पता है या नहीं है, बिकॉज दोज आर वेरी यंग, दे मे नॉट इवन नो इट व्हाट इट इज़. ओके, फाइन. तो अभी देखना है कि इंडिया और चाइना किस तरीके से नेपाल को यूज़ करते हैं यहाँ पे. बेसिकली हम तो मिसयूज़ तो नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली एज ए पॉलिटिकल, एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह हम चाहते हैं नेपाल को रहें अपने साथ और डेवलप भी हो अपने साथ. और चाइना का तो आपको पता है कि उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि वो 5 फिंगर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, वो नेपाल जब तक वो लेंगे नहीं, वो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया लद्दाख जब तक वो लेंगे नहीं, सिक्किम जब तक वो लेंगे नहीं, अरुणाचल प्रदेश जब तक वो लेंगे नहीं, तो चाइना के 5 फिंगर कहलाते हैं. ओके, ये पूरे एरियाज. तो उनकी यही स्ट्रैटेजी है कि एक के बाद वो 5 फिंगर ले लें तो उनका कंप्लीट हो जाएगा मैप. तो उनकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होती है. बेसिकली वहाँ पे डोमिनेट करके, इन्फ्लुएंस करके वो चाहते हैं कि खुद से वहाँ पे रहें, राइट. सो लेट अस सी ये पूरे सिलसिले में क्या अपने को प्रॉपर आर्टिकल में क्या क्या इंसाइट्स मिलते हैं. तो हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. ओके, चाइना नहीं, बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस देखेंगे. Okay, outcome of recent visit of Nepal PM with India.
चाइना का कितना इन्फ्लुएंस हो रखा है और हो रहा है नेपाल में विथ रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, और इंडिया के जो अप्स एंड डाउन्स है विथ नेपाल वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और न्यू मैप डिस्प्यूट्स बाय इंडिया एंड नेपाल ये भी डिस्कस करने वाले हैं. एट द एंड यू नो दैट वेरी वेल व्हाट वी डू, वी कंक्लूड अवर आंसर. तो ये अगर एग्जाम में आया क्यों नेपाल एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और इंडिया को नेपाल से क्यों अच्छे रिलेशन बनाए रखना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको यही जो आंसर है, जो स्लाइड्स में डेटा है वही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है. दिस इज इट, इससे ज़्यादा लिख के भी फायदा नहीं है. राइट. सो पहले इंडिया एंड नेपाल की मैपिंग देख लेते हैं. आपको पता है इंडिया नेपाल इज शेयरिंग बाउंड्री विथ व्हाट, चाइना. चाइना का एग्जैक्ट रीजन नहीं, चाइना का तिब्बत रीजन. ओके. सो लेफ्ट साइड यू आर हैविंग उत्तराखंड. ओके. सदर्न साइड यू आर हैविंग उत्तर प्रदेश एंड बिहार. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं कि बंगाल भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और सिक्किम भी करता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वेस्ट बंगाल ऑल्सो शेयर्स बाउंड्री विथ नेपाल. सबको ये पता चलेगा एस्पिरेंट्स को, तो ये मालूम होगा कि अरे भाई नेपाल है तो बंगाल इतनी दूर है, कहाँ से वो होगा. सो मैक्सिमम लोगों को ये भी पता है कि वो सिक्किम ही कनेक्ट करता है, बट एग्जैक्टली नेपाल से कुछ जुड़ता नहीं है, ये भी पता है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वेस्ट बंगाल ऑल्सो शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री नॉट ओनली विद बांग्लादेश, इट ऑल्सो शेयर बाउंड्री विथ वॉट, नेपाल. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखने में काम में आएगा. राइट. ठीक है. ओके. सो मैपिंग हो चुकी है. लेट अस गो एड. देखिए आए हैं नेपाल के पीएम. द नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर ड्यूबा बहुत विजिट करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ पैंडमिक एक्सेट्रा लेट हो गया है, तो लॉन्ग वेटेड विजिट थी, चलो पूरी हो गई. अप्रैल 1 to 3 आ गए हैं. सो ही वॉज स्वान इन जुलाई 2021. दिस वॉज हिज फर्स्ट बायलेटरल विजिट अब्रॉड. ओके. जुलाई 2021 में ये पीएम बने थे, उसके बाद में कभी कोई देश को विजिट नहीं करे हैं, पहली बार इंडिया को ही आए हैं, तो इनकी ये पहली बायलेटरल विजिट है. ओके. जो ये आउटकम आया है इंडिया और नेपाल के पीएम जब मिलने के बाद में, इनके जो डिस्कशंस होने के बाद में जो आउटकम आया है वो उतना खास भी नहीं रहेगा, बिकॉज नेपाल बहुत छोटी कंट्री है, उनको हम सपोर्ट करते ही रहते हैं. तो आउटकम स्ट्रैटेजिकली डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में हम ही सपोर्ट करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे. तो आउटकम मत देखिए, बट उसका स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वॉट द आर्टिकल इज सेइंग. द आउटकम मे नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट, इट विल बी वेरी वेरी मॉडेस्ट, बट व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी इश्यूज आ रहे थे, ओके, वो इश्यूज को क्लियर करना है. द डिवाइसिव इश्यूज शुड बी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. पार्टनरशिप, ट्रेड एक्सेट्रा, ये तो कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, बिकॉज नेपाल तो बहुत छोटी कंट्री है, तो हम ही असिस्टेंस देना है उनको. तो उस हिसाब से इकोनॉमिक सिक्योरिटी हिसाब से कुछ पार्टनरशिप होगी नहीं. राइट. सो बेसिकली क्या हो सकता है, जो बॉर्डर इश्यूज है उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें. सो ये प्राइम मिनिस्टर डूबा नेपाल के, ये ही इज़ नो स्ट्रेंजर टू आवर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. इनका ये 5th स्टेंट है, फिर 5वीं बार बने हैं ये पीएम. तो फिर आप समझ सकते हैं कि 5 बार बने तो एक एक बार है, 5 साल तो ये गवर्नमेंट में थे होंगे, तो 25-20 साल की इंडिया की और नेपाल की हिस्ट्री इनको अच्छी तरीके से पता है. सो इट इज़ नाइस दैट ही नोज एवरीथिंग टिट्स एंड बट्स ऑफ द इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप, और अपने को भी पता है. राइट. तो आउटकम क्या हुआ, ये दो कंट्रीज मिलने के बाद में, दो पीएम मिलने के बाद में इनके बीच क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं. पहली बात है 35 किलोमीटर की जो रेलवे लिंक है फ्रॉम जयनगर, फ्रॉम बिहार टू नेपाल, ये ऑपरेशनलाइज होने वाली है, ये चालू होने वाली है. अलॉन्ग विद द 2 फर्दर फेसेस विल बी एक्सटेंड टू बीजलपुर एंड बारडीबास, और जहाँ तक है बिहार से नेपाल और थोड़ा एक्सटेंड भी होने वाली है. एंड ये पूरा एक्सटेंशन और ये डेवलपमेंट ऑपरेशनलाइजेशन में कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन विल बी प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सपोर्ट टू देम टू नेपाल. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट. सेकेंड प्रोजेक्ट क्या है, इनाग्रेशन ऑफ 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन. 90 किलोमीटर की इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, जो घर के पास इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं ना, लाइक दैट हम 90 किलोमीटर की, ओके, 132 किलोवाट की डबल ट्रांसिट इलेक्ट्रिक लाइन हम डालने वाले हैं नेपाल में, कनेक्टिंग दीज एरियाज विच आर वेरी क्लोज टू व्हाट इंडियन बॉर्डर्स. सो इंडिया की सर्विलेंस भी अच्छी रहेगी, उनकी सर्विलेंस भी अच्छी रहेगी विद रिगार्ड टू व्हाट इन इंसर्जेंसी.
Okay, and this is going to be constructed, okay, with the help of Exim Bank. अपना ही बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री. ओके, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, आई मीन्स इंपोर्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री. सो इन्होंने, ये बैंक ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं. ओके, एंड हैज़ प्लान डजन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन द सोलू कॉरिडोर फॉर विद द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज़ कंक्लूडेड सम अग्रीमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे एनर्जी के लिए अपना एक बैंक लोन दे रहा है नेपाल को, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन हम डाल रहे हैं सेकंड. और जो फर्स्ट है रेलवे लिंक, ये ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन और एक एनर्जी प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, ये 3 चीज़ों में इंडिया से वो हेल्प लेके काम करेंगे. फाइनेंशियली भी हेल्प लेके काम करेंगे, टेक्निकल डिटेल्स और टेक्निकल मैन पावर भी लेके काम करेंगे. राइट, दिस वाज द आउटकम. देखिए यहाँ पे नेपाल के पास हमें देने कुछ नहीं होगा और एक्सपेक्ट करना भी बेकार है, छोटी कंट्री है, तो हम ही ज़्यादा देंगे उनको. इसलिए गिविंग, वी आर ए गिवर, वी कैन नॉट बी ए टेकर इन दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो ये हुआ आउटकम. आउटकम में 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन एंड एनर्जी. राइट, अभी देखिए और एक एग्रीमेंट है. इन एडिशन, agreements are also there to provide technical aspects, technological aspects with regard to railway sector. Okay, and one more very important aspect, India has successfully included Nepal in the International Solar Alliance. Remember this point, the International Solar Alliance is the outcome of Paris Summit. Paris Summit में जहाँ पे ये रेजोल्यूशन लिया गया है कि वर्ल्ड का टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, और मैक्सिमम वी कैन ऑल्सो अचीव लेस देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो पेरिस समिट में जो भी ग्लोबल वार्मिंग के गोल्स थे, अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी इंडिया और फ्रांस, ओके, फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया था. और यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्रीज दो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं. सो इंडिया यहाँ पे भी बन चुका है अपना पार्टनर. ओके, सो दिस इज़ वन पॉइंट. और इम्पॉर्टेंट है, अग्रीमेंट्स आर ऑल्सो देयर विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ है. अगर कुछ को बाढ़ आ जाती है, कल को कुछ लैंडस्लाइड, कुछ अर्थक्वेक नेपाल में ऐसा कुछ आ जाता है, तो उनको हम रेगुलर एनर्जी ऑयल सप्लाईज देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हम साइन करे हैं. Okay, so we are giving them help not only in railway sector now. Okay, we will also help them in solar alliance, solar technology कैसा promote करें, and also we are also making what agreements with their Nepal Oil Corporation so that regular supply should be ensured. ठीक है, ये हो गया फोर्थ आउटकम ऑफ द मीटिंग. फिफ्थ आउटकम ऑफ द मीटिंग है द महाकाली ट्रीटी. ये आप देख सकते हैं, ये है महाकाली रिवर. ओके, ये उत्तराखंड है, ये है हिस्सा नेपाल का. ओके, ये जो घरवल नहीं, नॉट नेपाल का, ये उत्तराखंड ही है. ओके, उद्दाम सिंह नगर, राइट. तो ये पूरा उत्तराखंड है. ओके, ये नेपाल है. इनके बीच में आप यहाँ पे देखिए बैमैग में महाकाली रिवर, ओके, आल्सो कॉल्ड एज शारदा रिवर, ये यहाँ जा रही है. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रीटी करे थे हम 1996 में. ओके, साइंड इन 1996 ड्यूरिंग डेब्यूज फर्स्ट विजिट. इनका ये 5वीं बार पीएम बने ना. ये जब पहली बार पीएम बने थे तो हम इनसे एक ट्रीटी करे थे ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर 1996 में. ओके, यहाँ पे दिस ट्रीटी कवर्स शारदा एंड टनकपुर बैरेजेस एज वेल एज द पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे महाकाली रिवर में, इंडिया उनको हेल्प करेगी. और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे देखिए टनकपुर, देख रहे हैं ना आप, पंचेश्वर, यहाँ पे बैरेजेस बनेंगे और कौन कितना वाटर यूटिलाइज करेगा, ये यहाँ पे ट्रीटी ऑलरेडी हो चुकी है. राइट, सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब है द प्रोजेक्ट विच इज़ नॉट ओनली यूज फॉर इरिगेशन पर्पज़, एग्रीकल्चर के अलावा इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ ऑल्सो. तो कई चीज़ों के लिए जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मल्टीपर्पज़ बोलते हैं. तो यहाँ पे अपने पास हो गया है, ओके, 1 2 3 4 5 आउटकम्स हैव कम फ्रॉम दी नेपाल पीएम विजिट टू इंडिया. ठीक है, राइट. अभी एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट दोनों ने दिया है, जॉइंट विजन कि हम आगे किस तरीके से काम करेंगे. ओके, जॉइंट विजन स्टेटमेंट वाज गिवन इन पावर सेक्टर.
in power sector, where India will help them to what produce what power, and also lay what transmission lines. This is one. And connect their national grid with India's national grid. टुगेदर हम उनके ग्रिड से हमारे ग्रिड से बांधेंगे, उनके पास कम रहा तो हम उनको देंगे इलेक्ट्रिसिटी. ये एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है. मिस्टर देबू पुश थ्रू द रैटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट विद यूएस मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन. अभी क्या हुआ था? ओके, देबू इन्होंने क्या किया था, यूएस का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन उससे एक एग्रीमेंट किया था इन्होंने. ओके, ये अग्रीमेंट इनके कोलिशन पार्टनर्स, जो भी इनकी पार्टी है, इनके पार्टी के जो अदर कोलिशन पार्टनर्स हैं और माओइस्ट हैं और यूएमएल यूनिफाइड सोशलिस्ट इनकी और एक पार्टी है, ये इनके ये पार्टीज के अगेंस्ट जाके दियोबो ने ये अग्रीमेंट यूएस का साइन करा था. और ये जब साइन करे थे दियोबो ने, ये जब एग्रीमेंट साइन करा था, चाइनीज़ एम्बेसी जो खटमंडू में नेपाल के कैपिटल में है, उन्होंने ये कहा था कि क्यों ये साइन करें आप, बिकॉज ये यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में आता है इनका ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन. आप वो नहीं साइन करना था. तो चाइना वाले नेपाल के ऊपर ये दबाव बनाए हैं कि ये आप क्यों साइन नहीं करना चाहिए था. द अग्रीमेंट हैज़ बीन साइन इन 2017 ड्यूरिंग मिस्टर देबू फोर्थ स्टिंट एज ए प्राइम मिनिस्टर. ओके, और वो रेटिफिकेशन के लिए वेटिंग कर रहे थे. रेटिफिकेशन बिकॉज चाइना के प्रेशर के वजह से, चाइना के जो पार्टीज अपोजिशन पार्टीज है, चाइना के जो प्रॉक्सी पार्टीज जो नेपाल में अपोजिशन के जैसे हैं, वो अपोजिशन पार्टीज को चाइना गवर्न कर रहा था और वो पार्लियामेंट से चाइना नेपाल के पार्लियामेंट से पास होने नहीं दे रहा था. ओके, टुगेदर with the पंचेश्वर प्रोजेक्ट इट प्रोवाइड्स वेलकम सिनर्जी. अभी क्या हो गया, रेटिफिकेशन भी हो जाएगा और इंडिया और नेपाल के जो भी पंचेश्वर प्रोजेक्ट की वजह से दोनों में एक सिनर्जी भी आएगी. अच्छी बात है. ओके, चाइना को हम थोड़ा बहुत साइड करके इंडिया यूएस नेपाल एक सिनर्जी में आ चुके हैं. राइट. अभी क्या है, चाइना का ग्रोइंग रोल क्या है. चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है नेपाल में और बहुत ज़्यादा टाइज बना रही है नेपाल में. पहली बात तो चाइना जब मोनार्की थी, इंडिया में भी मोनार्की थी. ओके, अकबर उन लोगों थे तो पूरी दुनिया में मोनार्की किंग रूल चलता था. जब मोनार्की थी, चाइना का बहुत ज़्यादा लिंक था नेपाल के किंग के पैलेस से. ओके, नेपाल के किंग के पैलेस से बोल तो अच्छे अच्छे डिसीजंस दोनों मिलके लेते थे. चाइना के किंग और नेपाल के किंग दोनों मिलके बैठ के बात करते थे. But as the monarchical system was abolished across the world and democracy came into being, okay, China has shifted the attention towards the development of army और armed policies. तो इसके ऊपर ज़्यादा चाइना का concentration चले गया. But China never considered नेपाल as a unimportant partner. अभी तक पहले से लेके अब तक चाइना ने हमेशा नेपाल को बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना है इन इट्स ग्रोइंग साउथ एशिया फुटप्रिंट. साउथ एशिया में बिकॉज चाइना यहाँ पे है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे बांग्लादेश हैं, यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया, ऐसा इंडोनेशिया. अगर साउथ एशिया में अगर चाइना को कुछ करना है तो चाइना को प्रॉपरली इन पूरों से अच्छे से रहना होगा. राइट. सो चाइना कंसिडर नेपाल एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओके पार्टनर ओके इन दी साउथ एशिया. ओके, 2016 में जब इन्होंने डेब्यू नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए थे जिसका नाम था ओली शर्मा, तो इन्होंने क्या कहा था 2016 में, ओली विजिटेड बीजिंग. तो आप देख सकते हैं कि ओली बीजिंग चाइना से मिले थे. ओके, टू नेगोशिएट ए अग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन करना था, आने जाने की रोड बनाना था. 3 years later द प्रोटोकॉल वॉज कंक्लूडेड विद चाइना प्रोवाइडिंग एक्सेस टू 4 सी पोर्ट्स एंड 3 लैंड पोर्ट्स. देखिए, चाइना से होते हुए इनका माल जाएगा नेपाल का, और चाइना नेपाल का माल बहुत सारे देश से इनके ये पोर्ट से आएगा. तो ट्रांसिट का मतलब है ना कि आपको बन के कुछ बना के दें. ट्रांसिट का मतलब है कि आपको एज ए कार्गो फैसिलिटी प्रोवाइड करें. ओके, आपके गुड्स कहाँ से भी जा रहे हैं ना, आ रहे या जा रहे, तो वहाँ पे आपको एक स्टैंड करने का मौका मिले, फिर वहाँ से कहीं और जाएंगे. तो ट्रांसिट ट्रांसपोर्टेशन इज दिस. सो एक ट्रांसिट ट्रांसपोर्टेशन का अग्रीमेंट हुआ था और वो अच्छे से नेपाल ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था चाइना से. बिकॉज ऑफ दैट ओनली 4 सी पोर्ट्स एंड 3 लैंड पोर्ट्स वर ओपन टू व्हाट नेपाल. द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो टुक प्लेस इन मार्च 2017 इन नेपाल. नेपाल में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे. उसके बाद में दोनों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी.
और चाइना ने $32 मिलियन का ग्रांट भी, मिलिट्री ग्रांट भी दिया है। सो आप समझ सकते हैं कि चाइना और नेपाल के भी रिलेशंस बहुत सारे अंदर इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं। तो हम पीछे तो नहीं रह सकते, बिकॉज हमें भी नेपाल, बिकॉज चाइना अगर हमला करेगा इंडिया के ऊपर खुदा ना खास्ता आगे जाके, तो नेपाल से बाईपास, एटलीस्ट नेपाल तो सपोर्ट ना करें। नेपाल से अगर नेपाल भी सपोर्ट करता है तो फिर आराम से अंदर घुस जा सकते हैं। तो हम ऐसे पार्टनर्स एटलीस्ट सॉफ्ट पावर यूज़ करके हम एटलीस्ट अच्छे रिलेशंस बनाए रखें। बांग्लादेश है, नेपाल है, ओके, जिससे कल को चाइना से अगर कुछ एग्रेशन आता है ना, तो ये लोग तो इनको उनकी लैंड बेस, मिलिट्री बेस, उनके कार्गो रखने के लिए मना करें। ये बोलें कि हमारे रिलेशंस इंडिया से अच्छे हैं, भाई आप कुछ और तरीका ढूंढ लो, बट हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, राइट? यस। तो अब देखिए, तो चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो ही रहा है in all these spheres. Okay, China has also taken India as one of the largest source of foreign direct investment. इंडिया में कम आ रहा है, चाइना हैज़ ओवरटुक इंडिया। अब चाइना में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इन 2009 चाइना के प्रेसिडेंट भी खटमंडू गए, बहुत बड़ी बात है ये, वो आ जाते नहीं पहली बात कहीं पे भी। ओके, और ये बोले कि $120 मिलियन हम देंगे एनुअल असिस्टेंस। तो हर साल, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन सब्सिडी ये हर महीना हर साल देती ना, तो चाइना के प्रेसिडेंट बोले हैं जिनपिंग कि हम नेपाल को हर साल $120 मिलियन देंगे। पहले तो कम देते थे, अब हाइक भी कर दिए, हर साल देंगे, अच्छी बात है। चाइना इज ऑल्सो एंगेज विथ एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एज पोखरा एंड लुम्बिनी। आप देख सकते हैं पोखरा में एक एयरपोर्ट और लुम्बिनी में एक एयरपोर्ट है। ओके, सो वेर इज दिस, राइट, लुम्बिनी। सो लुम्बिनी पोर्ट देखिए आप, इंडिया के बहुत करीब है। तो अब इंडिया को प्रॉब्लम तो होगी कि अगर चाइना के लोग यहाँ पे रहेंगे चाइना की मिलिट्री या CIF सब जैसी हमारी है, चाइना की कोई रहेंगी यहाँ पे, वो सिक्योरिटी रखेंगे, तो इंडिया के बहुत करीब है। तो चाइना ने भी दो अच्छे स्पॉट ढूंढ लिए हैं, एक तो बीचों बीच नेपाल के और एक अपने बॉर्डर के पास। तो ये भी इनका एक अग्रीमेंट हुआ है। सो इंडिया नीड्स टू अप इट्स ओन गेम। तो चाइना इतना अंदर घुस गया है विथ रिगार्ड टू नेपाल डेवलपमेंट, विथ रिगार्ड टू फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स। तो अपन भी अपना गेम शुरू करना पड़ता टू टेक मोर एंड मोर नेपाल में और इन्वेस्टमेंट करें। हम यहाँ पे कोडारी में रहो, यहाँ पे हम चाइना के बॉर्डर कहीं पे एक रोड बनाएं, अपनी मिलिट्री वहाँ घूमें, तो चाइना को भी तकलीफ होगी, तो वाइस वर्सा हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट, इन रिस्पॉन्स। तो ये नहीं कि चाइना से कम्पीट करें, बट हमारा भी अपना ओन गेम हम शुरू करना चाहिए। द ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस मीन्स दैट इंडिया कैन नॉट एफर्ट टू लेट इशू लिंगर। जैसा जैसा चाइना का प्रेजेंस नेपाल में बढ़ता जाता है, हम खाली तो बैठ के देख नहीं सकते, इंडिया को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो ये पूरे दो स्लाइड्स, ओके, ये तो बैकग्राउंड था, ये और ये दो स्लाइड्स चाइना के इन्वेस्टमेंट इन नेपाल है, चाइना के इन्वेस्टमेंट इन नेपाल है, और हमारा ये दो स्लाइड्स हमारे इन्वेस्टमेंट इन नेपाल है। सो वो चाइना का देखते हुए हम भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। अब भी देखेंगे इंडिया के अप्स एंड डाउन्स विथ नेपाल कब कब हुए हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज रिलेशन विथ नेपाल हैज़ बोथ हाइज एंड लोस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि नेबर फर्स्ट, पहले हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है ना, हम उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इन फूड सिक्योरिटी में, इन इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा हमेशा यही रहा कि नेपाल को हेल्प करें। एंड ही स्टार्टेड विद ए वेरी गुड टेम्पो, PM मोदी स्टार्टेड विद ए वेरी गुड टेम्पो। अगस्त 2014 में बहुत अच्छा हुआ हर चीज़, बट 2015 में क्या हो गया, पीक पे जा रहे थे, नीचे हो गए, नोज डाइव बोलते हैं इसको, नीचे हो गए, रिलेशंस बहुत नीचे हो गए। अभी क्यों नीचे हो गए? पहली बात तो इंडिया को वहाँ के अपोजिशन लीडर्स ब्लेम करे हैं कि नेपाल की जो जबकि प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया की सुन के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है इंडिया। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे, रिसेंटली ही बनाए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो इंडिया का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने के वजह से, ओके, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स और पीपल का सेंटीमेंट हमारे लिए थोड़ा बहुत हॉस्टाइल हो गया, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया। ओके, फिर अनऑफिशियल ब्लॉकेड भी कर रहे हैं इंडिया वाले। ओके, दैट जनरेटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट, बहुत डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन नेपाल में हो चुका है। ओके, और मिस्टर देबूस प्रीडिसेसर, वो शर्मा कोली, जो कि अभी के जो प्राइम मिनिस्टर पहले जो आए थे, उन्होंने सिचुएशन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है इंडिया की इमेज और नेपाल के
पीपल और लीडर्स के सामने नीचे गिराई है और ये कहा कि नेपाल की नेशनलिज्म इज़ लाइक एंटी इंडियनिज्म। जब तक इंडिया को बाइकआउट करेगा वो नेपाल का पैट्रॉइट कहलाएगा, वो नेपाल का नेशनल कहलाएगा। सो इस तरीके से बयान देने के वजह से नेपाल के जो लोग इंडिया के लिए हॉस्टाइल हो चुके हैं और इंडियन जो ट्रेडर्स वहाँ पे जाके काम करते थे उनसे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रिफ्ट शुरू हो गई है। सो बिजनेस पूरा ठप हो गया है। ओके, द पॉलिटिकल नैरेटिव हैज़ ऑल्सो चेंज। पॉलिटिकल नैरेटिव हैज़ ऑल्सो चेंज। पहली अच्छी बात करते थे इंडिया के बारे में, अब इंडिया के बारे में पॉलिटिकल वहाँ के लीडर्स ख़राब बात कर रहे हैं। सो दिस नरेशन दैट इंडिया इज़ ए वेरी गुड पार्टनर टू देम हैज़ बीन चेंज नाउ। ओके, तो अभी हमें चाहिए कि एक स्पेशल रिलेशनशिप हम इन्वोक करें विद नेपाल। पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर देबूस विजिट टू इंडिया इज़, ये जितने भी असहमति थी, जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज थे, ये बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। ओके, एज ए गुड फ्रेंड्स 2 PM मिले हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं। सो जो भी पीछे हुआ था वो पीछे चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिए हैं और आगे का विजनरी मिशन में चले गए हैं। इंडिया इज़ नाउ ए ट्रैक 2 एंड ट्रैक 1.5 चैनल्स, ये डिप्लोमेटिक वेज ऑफ हैंडलिंग इश्यूज बोलते हैं। ट्रैक 2 एंड ट्रैक 1.5 चैनल्स का मतलब है 2 कंट्रीज़ के डिप्लोमेसी जो भी इशू से सॉल्व करने के तरीके ही है। ट्रैक 1 को बोलते हैं डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स ऑफिशियल्स ओनली, ऑफिशियल्स ऑफ 2 नेशंस। ओके, ऑफिशियल्स गवर्नमेंट जो रूल कर रही है वो लोग ही मिलेंगे। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी मीन्स ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स 2 भी रहेंगे, गवर्नमेंट से भी लोग रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग रहेंगे। तो ये 2 है ना, ये डिप्लोमेसी चैनल चाहिए। राइट, एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉन्ड्स है हमारा इंडिया और नेपाल के साथ, क्योंकि 1915 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम नेपाल से किए थे। ओके, और वो 1949 में वो आई थी और बट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1950। और ये इसलिए स्पेशल लिंक्स, दिस ट्रीटी विल एस्टैब्लिश स्पेशल लिंक्स विद ब्रिटिश इंडिया। Okay, so that's why because of this treaty only, India has opened its border for the Nepalese nationals to have the right to work in India. नेपाल का कोई भी यहाँ पे आके काम कर सकता है, कितने भी साल काम कर सकता है, ये विजिट वीज़ा, ये रिवाइवल की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अगर नेपाली सिटीज़न अगर वो देख लेते हैं आईडी कार्ड पे, तो आप कितने साल भी काम करो, आपको पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया, आपके 2 साल का ही स्टे था, आप चले जाना वापस, जॉब फिर से रिवाइव करके लेके आओ। इस तरीके का हम नेपाल को कुछ नहीं लगाए रिस्ट्रिक्शंस, वो कभी भी आ सकते हैं, एग्जाम्स भी लिख सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली, बट टुडे इट इज़ व्यूड एज ए साइन ऑफ अनइक्वल रिलेशनशिप एंड एन इंडियन इम्पोजिशन। अभी ये किस तरीके से देखा जा रहा है कि हम इंडिया ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज किया है ये सब चीज़। ओके, कि उनको इंडिया को खुद से उनसे बड़ा बताने के लिए हम ये सब प्रोविजंस दिए हैं, उनके लिए ये सब स्पेशल थिंग दिए हैं। ओके, बट इसको ये फ्रेंडशिप ट्रीटी को रिवाइव करेंगे बोल के सोचे थे, बट कभी रिवाइव नहीं हुई। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे कि इसमें नए नए चीज़ लेके आएंगे, दोनों को इक्वल पार्टनर्स बनाएंगे, बट हुआ नहीं था। 2016 में ही इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू करे कि ये फ्रेंडशिप जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसके थोड़े न्यू वेरिएशंस, न्यू मॉडिफिकेशंस करें बोल के 2016 में एन एमिनेंट मेंबर एमिनेंट पर्सन ग्रुप, 8 मेंबर एमिनेंट पर्सन ग्रुप के कमेटी अपॉइंट किए हैं। और वो कमेटी को बोलेंगे आप डिस्कस करो किस तरीके से इंडिया और नेपाल अपने रिलेशंस ठीक कर सकते हैं और ये ट्रीटी में और क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। और एक सबसे बड़ा रीज़न था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस करे थे, नवंबर 2016 में हुआ ना डीमोनेटाइजेशन, जब नेपाल के जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको तो रुपये में मिलता था पैसा, रुपये के ले लेके वो वहाँ नेपाल में चले गए, नेपाल में जाके वहाँ के बैंक्स में वो सेव करे। ओके, क्योंकि नेपाल के सेंट्रल बैंक भी अपने पैसे रखता है। ओके, क्योंकि अलाउड है, नेपाल इंडियन करेंसी अलाउड है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रख सकते हैं इंडियन करेंसी अप टू 25,000 रख सकते हैं नेपालीस, उनके पास रखते, इलीगल नहीं है वो। तो फिर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हम ही इतना तड़प रहे थे, फिर नेपाली जो भी यहाँ पे बिजनेस करके पैसे कमाए थे तो उनके रिटर्न कौन करेगा, उनका एक्सचेंज कौन करेगा पैसों से। तो 2016 में ये भी बहुत दिक्कत आ गई थी कि नेपाली जो पैसे इंडियन रुपये में कमाए थे उसका क्या, गवर्नमेंट इसका कुछ वे नहीं बताई। तो वहाँ के लोगों में भी इंडिया के अगेंस्ट फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई कि इंडिया अपना ही इंटरेस्ट सर्व कर रही है चाइना को टैकल करने के लिए, बट हमारे लिए एज सच कुछ नहीं कर रही है बोल के लोगों में भी वो फीलिंग आ गई थी। राइट, अभी बॉर्डर इश्यूज भी देखेंगे अपन। बॉर्डर इश्यूज आप देखिए, हम एक काला पानी जो बॉर्डर इशू है, काला पानी एरिया इज दिस एरिया।
ये हमारा उत्तराखंड है, फाइन। तो ये हमारा काला पानी एरिया है। ये काला पानी एरिया और ये लिपू लेक और ये लिम्पियादूरा, ये पूरे डिस्प्यूटेड साइड से, ये पूरे क्या है, डिस्प्यूटेड। काला पानी, लिपू लेक, लिपुदरा, ये पूरे डिस्प्यूटेड साइड है विद चाइना। ओके, सो ये एक हुआ था। देखो ये जो बाउंड्रीज थे काला पानी के पास, ये ऑलरेडी फिक्स किया गया था बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1816। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1816 को में वो फिक्स करे थे, और इंडिया भी उसका एक्सरसाइज करती है कंट्रोल अकॉर्डिंग टू दैट डिमार्केशन ओनली। वो बॉर्डर इसके हिसाब से इंडिया ही वहाँ पे कंट्रोल करती है। While 98% of India's Nepal boundary was properly demarcated, there are two regions, सुस्ता एंड काला पानी, यहाँ पे हमेशा नेपाल से डिस्प्यूट हो रखा है। बाकी का सब सही है, बॉर्डर में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये काला पानी एरिया और ये सुस्ता एरिया, ये दो एरिया में इंडिया और नेपाल का प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। नवंबर 2019 में क्या हुआ, जब हम जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस निकाले थे, आर्टिकल 370 निकाल दिए थे, तो हम नया मैप इशू करें, बिकॉज अपने को ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर को दो स्टेट में बताना था ना, यूनियन टेरिटरी में बताना था ना, तो नया मैप इशू करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट हम कुछ आल्टर नहीं करे अपने बॉर्डर में विथ रिगार्ड टू नेपाल। बट कोहली ने क्या करा, मिस्टर ओली एक्सपैंडेड द काला पानी एरिया इन हिज मैप। तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करे, ये बोले कि इंडिया देखो काला पानी एरिया उसके अंदर दिखा रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पहले से ही दिखाते हैं। तो हमारा न्यू मैप इशू करते ही वो मिस्टर ओली ने वो एडवांटेज लेने के लिए, उनकी कुर्सी बचाने के लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के उनकी पार्लियामेंट में काला पानी एरिया उनके हिस्से में बताएं। तो एक ऐसे हम भी बराबर रिप्लाई दे सकते हैं इंडिया को, आप इतनी बड़ी कंट्री है तो क्या है, क्या हमारा लैंड ले लेंगे। तो इस तरीके के इमोशन सेंटिमेंट्स वो नेपाल के लोगों को बोले हैं, और नेपाल के लोग भी वो मान चुके हैं कि चलो भाई प्राइम मिनिस्टर बोले तो सही होगा, राइट। सो ये भी एक डिस्प्यूट था विश्व दोनों के बीच में, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट डिस्प्यूट्स, हम इंडिया के भी पूरे पढ़ लिया। द नीड टुडे इज, अभी क्या है, दिस इज कंक्लूजन ऑफ योर आंसर, ये कंक्लूजन आपके आंसर है। द नीड टुडे इज टू अवॉइड रिटोरिक ऑन टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ले द ग्राउंड फॉर क्वाइट डायलॉग वेयर बोथ साइड्स डिस्प्ले सेंसिटिविटी एज दे एक्सप्लोर व्हाट इज फ्यूजिबल। इंडिया नीड्स टू बी अ सेंसिटिव एंड जनरस पार्टनर फॉर द नेबर फर्स्ट पॉलिसी टू टेक रूट। अगर इंडिया चाहता है कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी को प्रॉपर्ली प्रमोट करें, प्रॉपर्ली आगे लेके जाएं, तो हमें थोड़ा काम रह के, थोड़ा क्वाइट रह के परसू करना चाहिए, okay, अपने relations with neighbor states. Okay, we cannot be haphazard, we cannot behave just like them and make the situations even worse. We have to be very quiet, we have to be very generous partners, okay, towards our neighbors, so that this neighborhood first policy will evolve eventually, and many trade and investment security relations we can forge with this country and protect our country from any threat, right। ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।